जय हिंद दोस्तों। आज हम करने वाले हैं शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस और शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं ये आपके हम 21 फरवरी 2024 का जो एसएससी जीडी का पेपर है उसके जीके के सभी क्वेश्चन करने वाले हैं 2024 के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं कहेंगे, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब बन जाते हैं, जब आज ये पेपर और आपका जीडी का जब भी आएगा तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाएंगे। तो हम विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आइए सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखने वाले हैं आपके साथ। ठीक है, इससे पहले मैंने 21-20 तारीख का फुल जो शिफ्ट का पेपर है वो डाल दिया है मैंने, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर ही। क्वेश्चन बने हैं आपके सामने कि भारत के कौन से पड़ोसी देश भारत के भाग थे। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है जो भारत के पड़ोसी देश थे और यही भारत के भाग थे दोनों। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है ये हमारे भारत के साथ 4096 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करने वाला देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की मुद्रा टका है। हमारे पड़ोसी देश चीन और म्यांमार दक्षिण एशिया या भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित है। तो बिस्मिल्लाह खां हमारे शहनाई वादक हैं जिनको सन 2000 ईस्वी में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था बिस्मिल्लाह खां को 2002 में। नेक्स्ट है कि कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित जितनी भी ट्रॉफियां हैं वो आप यहाँ देख लीजिए, अब परीक्षा में कुछ भी आए आप लगा दीजिए टिक। रणजी ट्रॉफी है जो क्रिकेट से संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है। रणजी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ये बहुत बार पूछी गई है। देवधर ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है और एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी है। एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी ऐसा एक ट्रॉफी है जो एग्जाम में आ जाए तो आप सॉल्व नहीं इसको नहीं टिक कर पाएंगे, है ना। तो नाम याद रखना, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और एनकेपी सॉल्वे चैलेंजर ट्रॉफी। ये जितनी भी ट्रॉफियां हैं वो सब क्रिकेट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने कि अनुच्छेद 280 जो है वो किससे संबंधित है। 280 तो राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ में 2 वर्ष के भीतर और तत्पश्चात प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या तो ऐसे पूर्वतर समय पर जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझता है आदेश द्वारा वित्त आयोग का गठन करेगा। जो 280 जो है किससे संबंधित है, फाइनेंस कमीशन से, वित्त आयोग से, जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। तो 280 जो है हमारे वो वित्त आयोग का गठन से संबंधित है। अगला है 5वां क्वेश्चन आपके सामने, किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब अपने विरुद्ध ही हम किसी चीज की गवाही नहीं दे सकते हैं। तो वो किसके तहत है, अनुच्छेद 20(3) के तहत, है ना। अनुच्छेद 20 याद रखेंगे हमारा। और इसमें देखो 20(3)(1) क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। और दूसरा पॉइंट है 2 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 20(3) संबंधित है हमारे किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा। लावड़ी कहाँ का त्योहार है। लावड़ी की बात करते हैं हम या काले घोड़े फेस्टिवल की बात करते हैं, ये दोनों ही हमारे महाराष्ट्र के त्योहार हैं। तो लावनी जो हमारा किस राज्य से संबंधित है, ये महाराष्ट्र से संबंधित है, जो कि लोक नाटक शैली तमाशा का अभिन्न अंग है लावनी। अच्छा, तमाशा पूछा गया है कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है। लावनी कहाँ का है, ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, गुड़ी पड़वा की बात करते हैं, काला घोड़ा तो राजस्थान का, गुड़ी पड़वा भी हमारी कहाँ की है, त्योहार जो महाराष्ट्र का ही है, गुड़ी पड़वा। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, जनधन योजना के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत खाते खोले गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो जाता है, क्यों, क्योंकि ये अब हमें परसेंटेज नहीं पता होगा जनधन योजना के तहत, वो भी सिर्फ एमपी की बात कर रहा है। तो मध्य प्रदेश ने 30/11/2014 तक 100% संतृप्ति कम से कम एक बैंक खाते वाले सभी परिवारों के कवरेज को के संदर्भ में सूचना दी है कि उसने 100% खाते खोल लिए हैं जनधन योजना के तहत। हरित क्रांति का अन्य नाम क्या है। तो हरित क्रांति का हम जो थर्ड एग्रीकल्चर क्रांति के नाम से जानते हैं हरित क्रांति को। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है, जो कि गेहूं के बढ़ावे को ज्यादा उत्साहित करती है। नौमा आपके सामने है कि हरित क्रांति के संबंध में कौन सा कथन गलत है।
कथन एक दिया गया, हरित क्रांति कृषि की मदद से किसानों की आय में वृद्धि करेगा, तो ये बात तो सत्य है यार। बी की बात करते, किसानों ने अपनी आय को भी इसी में सम्मिलित किया है ना। तो देखिए क्या है, हरित क्रांति की मदद से किसानों ने अपनी शुद्ध आय में वृद्धि की और आगे भी अपनी आय को अधिक कृषि उत्पादकता में निवेश करते थे। इस क्रांति ने पूंजीवादी खेती को भी बढ़ाया है, तो पहला तो सही हो गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग और अपनी आय को भी इसमें सम्मिलित किया है, हाँ तो आय भी बढ़ाई है, दोनों ही सही हैं। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सबसे पहले विलियम गोल्ड ने किया था, और नॉर्मन बोरलॉग हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं पूरे विश्व में जो हमारे नॉर्मन बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। जबकि भारत में कौन है, MS स्वामीनाथन, जिनका इसी साल निधन हो गया है 2023 में। विश्व में शुरुआत जो हरित क्रांति की हुई है वो ये 1960 के तहत तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत 1960 से 1965-66 तक चली थी ये। भारत में 1965 से 1968 तक हरित क्रांति को ज़्यादा जोर दिया गया है। हरित क्रांति की शुरुआत मैक्सिको शहर से हुई है, मैक्सिको सिटी से। भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व जो है मुख्य रूप से किसके ने किया है, MS स्वामीनाथन ने हरित क्रांति की शुरुआत की है। आगे लिखा है कि वर्ष 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को विकसित करने के उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको, नॉर्मन बोरलॉग को। कब दिया गया था, 1970 में। इतना याद रखना है कि इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1970 में। किसके लिए, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स के लिए, HYV के लिए। हरित क्रांति में मुख्य फसलें जो हमारी कौन कौन सी आती हैं, तो वो गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ये हरित क्रांति में मुख्य फसलें आती हैं चारों। कौन कौन सी है, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये 5 फसलें हैं। भारत में हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा खदान में वृद्धि जो है वो गेहूँ में हुई है 1967 से 1968 के तहत। वर्ष 2003-2004 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। 10वें में लिखा है कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन, सरोजिनी नायडू। कहाँ पर, कानपुर के अधिवेशन में 1925 में सरोजिनी नायडू जी को, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं, इनको कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है, महिला साक्षरता। तो सबसे कम जो महिला साक्षरता है वो कहाँ की है, राजस्थान राज्य की देखने को मिलती है। हम बात करते हैं पूरे भारत की, देखो साक्षरता की, भारत के सेंसस के बारे में, कि भारत की साक्षरता दर जो हमारी है 74.04% है, कुल मेल और फीमेल टोटल जो 74.04% है, याद रखेंगे आप। अगर हम बात करते हैं मेल की, तो हमारे जो मेल हैं मतलब नर पुरुष हैं वो 82.14% साक्षर हैं। 82.14% कौन है, मेल, जो कि एजुकेटेड है। और वहीं हम फीमेल की बात करते हैं तो 65.46%, ये कौन है, फीमेल एजुकेटेड हैं, फीमेल। ठीक है, 65.46%। सबसे कम तो साक्षरता जो है बिहार में देखने को मिलती है 73.39%। देखो ये पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि परीक्षा में यहाँ तक भी पूछ रहा है, इस पॉइंट तक भी, तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ में, राजस्थान में देखने को मिलती है। पुरुष साक्षरता दर कहाँ मिलती है, बिहार में सबसे कम। पुरुष साक्षरता लक्षद्वीप में सबसे अधिक है, 96.11% है। और केरल में जो है वो 96.02% है। ये राज्य है, ये एक यूटी है, ठीक है। महिला साक्षरता केरल में सर्वाधिक जो है वो 91.98% है, जबकि महिला साक्षरता मिजोरम में जो है वो 89.40% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.04% है, जिसमें कि पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला की जो साक्षरता दर है वो 65.46% है। भारतीय राज्यों में सबसे अधिक साक्षर दर केरल की है जो कि 93.91%। उसके बाद मिजोरम की है 91.58% ऑल ओवर, मेल और फीमेल में। अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप की साक्षरता दर कितनी है, तो ये है 92.28%, जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही सम्मिलित किए गए हैं। अगला है कि भारत की साक्षरता दर, बिहार की साक्षरता दर भारत में सबसे कम कितनी है, 63.82%। यूटी में सबसे कम साक्षरता दर दादर और नागर हवेली की देखने को मिलेगी आपको,
64.32, और सबसे अधिक साक्षरता दर हमें जाकर मिल रही है यूटी में, तो वो लक्षद्वीप की है, 87.95% है। तो इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स आपको याद रखना पड़ेगा, इनको रिवीजन कर लेना दोबारा वीडियो देखकर, इससे कि आपके फिर से एग्जाम में ये सब फंसते हैं। अगला, प्रदर्शन कला के क्षेत्र में लोगों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय सम्मान कौन सा है? तो सर्वोच्च भारतीय सम्मान जिसकी शुरुआत 1952 में हुई थी, ये हमारा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1952 में की गई थी। पुरस्कार जो है वो संगीत, नृत्य, थिएटर, अन्य पारंपरिक कलाओं और झूठी और कठपुतलियों की श्रेणी में और प्रदर्शन कला में योगदान छात्रवृत्ति के लिए दिए जाते हैं। ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, स्थापना 1952 में हुई थी। राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार भारत के असाधारण शास्त्रीय नृतकों और संगीतकारों को कला और संस्कृति में उनके योगदान के लिए दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। कौन सा? शिरोमणि पुरस्कार। आगे बात करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय जो कुचिपुड़ी नृत्यांगना अपर्णा सतीशन को 13वें कटक महोत्सव 2022 के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है। किसको? अपर्णा सतीशन को। याद रखेंगे इतना। अगला है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार किसको दिया है? तो टाटा ग्रुप के जो मानक चेयरमैन है रतन टाटा को, इनको पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। किसको? रतन टाटा जी को। नीलेश भगवान सांवरे जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के संस्थापक कौन? नीलेश भगवान सांवरे हाल ही में मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। इनको मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है, जबकि उद्योग रत्न जो सिर्फ पुरस्कार है वो हमारे रतन टाटा जी को दिया गया है। सिक्किम में लोसर फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? अब देखो ये पूछने लगा है, पहले आता था कि लोसर फेस्टिवल कहाँ का है, तो आपने टिक लगा दिया सिक्किम का है। अब कह रहा है कि सिक्किम में लोसर फेस्टिवल किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो थोड़ा एक लेवल और ऊपर पहुंच गया है। लोसार त्योहार बौद्ध नव वर्ष के लिए मनाया जाता है। लोसार त्योहार तो किसके लिए है ये? बौद्ध नव वर्ष के लिए। इस त्योहार के दौरान चाम नृत्य, बिच्छू पूछा गया, चाम नृत्य कहाँ का है? चाम नृत्य सिक्किम का है। बिच्छू बुरी आत्माओं को दूर रखने और आने वाले वर्ष के लिए सौभाग्य लाने के लिए चाम या पारंपरिक नृत्य करते हैं। कौन? बिच्छू लोग जो होते हैं। कनिष्क ने अपने राज्य को कितने भागों में बांटा रखा है? तो और हर्षवर्धन का कार्यकाल कितने क्षेत्र में था? तो दोनों ही चीज में पूछा गया है। कनिष्क के समय में आयोजित जो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में बटा था। ठीक है, कि कौन कौन सी शाखाओं में? हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। किस राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण योजना जो कि कलेगनार मगलीर उमरी उरीमाई थोगई टिट्टम लॉन्च की गई है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये तमिल करंट अफेयर का सवाल है। तमिलनाडु सरकार जो कि कलेगनार मगलौर उरीमाई थोगई थिट्टम के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिला परिवारों को 1000 रुपए की मासिक राशि प्रदान करेगा तमिलनाडु सरकार। नेक्स्ट के सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? जो कि जिसकी सहायता से क्वांटम भौतिकी सरल हुई थी। तो हमारे सापेक्षता का सिद्धांत जो रिलेटिविटी की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। सेकंड शिफ्ट के पेपर क्वेश्चन आ गए हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र यूएन को 3 बार संबोधित करने वाली भारत की पहली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है संयुक्त राष्ट्र में? तो ये हमारी जो बनी है कानून अधिकारी दीपिका देसवाल, जुलाई 2023 में। ठीक है, ये कौन है? दीपिका देसवाल हैं, जो कि सबसे कम उम्र की महिला संयुक्त राष्ट्र को 3 बार संबोधित करने वाली बनी है दीपिका देसवाल। फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन है? तो अर्जेंटीना 2022 का विजेता है, और तीसरे नंबर अर्जेंटीना है। और उप विजेता की बात करते हैं तो फ्रांस है। उप विजेता कौन है? हमारा फ्रांस। ठीक है, और अगर थर्ड की बात करते हैं तीसरे नंबर पर तो वो आया क्रोएशिया। तो याद रखेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता कौन है? अर्जेंटीना है, और उप विजेता कौन है? फ्रांस है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर हुआ था? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में हुआ था। ठीक है, कतर में। कतर की राजधानी क्या है? दोहा है। तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना जीता है, और हुआ कहाँ था? ये कतर में हुआ था। 2026 में फीफा जो वर्ल्ड कप होना है वो हमारे कनाडा, मैक्सिको और यूएसए
देशों में होने वाला है, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में। फीफा की बात करते हैं तो फीफा का फुल नेम जो है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन है, फीफा का पूरा नाम। अगला है कि मंगल पांडे को फांसी कब और किसने दी थी, किस आरोप में दी गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने वाले मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1854 को, कब, 29 मार्च 1854 को 1857 को अंग्रेज अफसरों पर, किस पर, अंग्रेज अफसरों पर हमला कर घायल कर दिया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने वाले अंग्रेज जो बैरकपुर, मंगल पांडे ने बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर पर हमला कर घायल कर दिया था। मंगल पांडे 34वीं बंगाल इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के साथ बैरकपुर में तैनात थे। कहाँ पर, ये बैरकपुर में तैनात थे। ठीक है, कौन, मंगल पांडे। और मंगल पांडे जो है हमारे, इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा सुना दी गई थी। किसको, मंगल पांडे को। इतना आपको याद रखना है। आगे देखेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा संबंधित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो भगवान श्री कृष्ण और राधा संबंधित शास्त्रीय नृत्य वो हमारा जो है मणिपुर। इसमें नृत्यांगना जो है वो आपको आंख में आंख देखकर बात नहीं डांस करती है, ये हमेशा आंख झुकाकर डांस करती है। और मणिपुरी नृत्य जो है भगवान कृष्ण और राधा की बाल लीलाओं का वर्णन से संबंधित है। आगे बात करते हैं उड़ीसी की। तो उड़ीसी जो है भगवान कृष्ण से संबंधित और शक्तिवाद पर आधारित एक नृत्य है उड़ीसा का। सत्रिया असम का है। यह कृष्ण और वैष्णववाद पर केंद्रित है, कृष्ण और वैष्णववाद पर केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चरकुला जो नृत्य रूप है राधा और कृष्ण की पूजा से जुड़ा हुआ है। इसमें महिलाएं अपने सिर पर तेल के दीपक ले जाती हैं। यह लोकप्रिय नृत्य पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मोहिनी अट्टम चरकुला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और कहाँ से, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। मोहिनी अट्टम केरल का प्रमुख त्योहार है, डांस है। मोहिनी जो है भगवान विष्णु के स्त्री अवतार को दर्शाती है मोहिनी। और अगला है क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन कब होता है, युद्ध या बाहर आक्रमण के कारण अनुच्छेद 358 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत 6 मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। मौलिक अधिकार हमारे यूएसए से लिए गए हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 को केवल युद्ध या बाहरी आक्रमणों के आधार पर निलंबित किया जा सकता है, ना कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। इस पर देखो मैंने एक वीडियो डाल रखा है, शॉर्ट्स वीडियो है, आप उसको जाकर देखेंगे तो मिल जाएगा जी, संसद में जितनी भी सदस्य संख्या है, राज्यसभा लोकसभा सबके बारे में। तो राज्यसभा में जो अधिकतम सदस्य संख्या है 250 है, लेकिन वर्तमान में 238 ही राज्यसभा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व होंगे, जिसमें कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी, ये किस पर आधारित है, महालनोबिस पर सिद्धांत पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ये 51 से 1956 तक 5 साल तक चलती है। हेरोल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित थी। अर्थशास्त्री के.एन. राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन मॉडल के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में किसको भैया, मानव संसाधन विकास को प्राथमिकता दी गई थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 1992 से लेकर 1997 तक रही थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना। भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत हुई थी इसी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आ गया मेक इन इंडिया जो पहल है, इसकी शुरुआत कब हुई थी।
तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो शुरुआत है वो 25 सितंबर 2014 से हुई है। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया के 3 उद्देश्य थे, कौन कौन से आप पढ़िए। विनिर्माण क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर को 12 से 14% तक बढ़ाया जाना है। 2022 तक अर्थव्यवस्था में 100 मिलियन अतिरिक्त विनिर्माण रोजगार सृजित करना है, और यह सुनिश्चित करने के लिए 2022 तक जो हमारी जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 25% तक बढ़ जाए। ये सब चीज़ें इसमें उल्लेखित की गई थी मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य में। डेट याद रखेंगे, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट है आपके सामने कि अंकिता रैना किस खेल से संबंधित हैं। तो अंकिता रैना जो हमारी एक टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है, अंकिता रैना। क्रिकेट में मिड ऑफ या कवर के बीच का शॉट पुट क्या कहलाता है। इसको हम कवर ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं? कवर ड्राइव। ये देखो आपका इसमें सब जितनी भी नामावली है क्रिकेट की वो सब लिख रखी है इसमें। क्या क्या है भैया? फाइन लेग है, ये डीप स्क्वायर है, देखो स्क्वायर लेग यहाँ बनता है, लेग स्पिन है, गुली पॉइंट, गुली है, पॉइंट है, कवर है, एक्स्ट्रा कवर है, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड ऑन, डीप मिड विकेट, ब्लोअर और विकेट, और थर्ड मैन। ये सब यहाँ पर इसमें समझाया गया है, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं क्रिकेट के। नेक्स्ट आपके सामने है कि महाराजा जो रणजीत सिंह गोल्ड कप है वो किस खेल से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हमारे हॉकी से संबंधित है, याद रखेंगे आप, हॉकी से संबंधित है महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। क्योंकि यही देखो क्वेश्चन आगे दोस्तों हर एग्जाम में फंसते हैं, तो क्यों ना हम इनको अच्छे से रिवीजन करते हुए चलें, जिससे कि देखो 4 बार पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा, है कि नहीं? रिवीजन जरूरी है। जनवरी 2023 को सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण किस राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। तो वो हमारे उत्तराखंड राज्य ने दी है। अगला है बोहाग बिहू का उपनाम क्या है। तो बोहाग बिहू या रंगोली बिहू दोनों एक ही हैं। बोहाग बिहू या रंगोली बिहू, तो उपनाम इसका क्या हुआ? रंगोली बिहू। असम में 3 तरह के बिहू मनाए जाते हैं जो 3 ऋतुओं के प्रतीक हैं, कौन कौन से? पहला बिहू है बोहाग बिहू। बोहाग बिहू को हम अप्रैल में चैत्र या बैसाख में मनाते हैं बोहाग बिहू को। कती बिहू जो है, या काटी बिहू कह दीजिए आप, या कंगाली बिहू, ये कार्तिक के महीने अक्टूबर में मनाया जाता है। जबकि पहला बिहू जो हमारा अप्रैल या बैसाख के महीने में मनाया जाता है। और तीसरे की बात करते हैं माघ बिहू या भोगली बिहू, इसी को बोलते हैं माघ बिहू या भोगली बिहू। यह मकर संक्रांति के समय 14 जनवरी को मनाया जाता है। तो तीनों बिहू को आप याद रखेंगे, जो कि असम का त्यौहार है, ठीक है। सत्रिया भी असम का ही एक डांस फॉर्म है। किस शहर को भारत में सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। तो कलकत्ता को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। मुंबई को हम सपनों का नगर, सपनों का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर मुंबई, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। नासिक को भारत की वाइन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, किसको? नासिक को। जैसलमेर को हम गोल्ड सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर को। और भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है सिलिकॉन वैली। साइलेंट वैली की बात करते हैं तो ये केरल में आपको मिलेगी। भामाकल्प नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। तो ये पहले भी आ चुका है, भामाकल्प आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है भामाकल्प। विराट्यम, दापू, बुट्टा बुमालू, लांबड़ी आंध्र प्रदेश के ये अलग नृत्य और दिए गए हैं हमें, तो इनको आप पढ़िए दोबारा। विराटनाट्यम, दाम्फू, बुट्टा बोमल, लांबड़ी, और ये सब आंध्र प्रदेश के त्योहार नृत्य हैं। अगला है भरतनाट्यम के लिए किस भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है। तो 2016 में जो हमारे गीता चौहान हैं, इनको भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 2017 में रामा विद्यानाथन को, 2018 में राधा श्रीधर को, 2019 में वसुंधरा दोरोस्वामी को, और 2020 में मीनाक्षी चितरंजन को दिया गया है। जबकि 2021 की बात करते हैं तो ये जया लक्ष्मी ईश्वर को दिया गया है भरतनाट्यम के लिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो BaOH का होल ट्वाइस। बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र है BaOH का होल ट्वाइस है। मोनोहाइड्रेट जिसे बैराइट या बैराइट पानी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला है
प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हमारी चौथी, पांचवी, छठवीं कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी? आइए जानते हैं। तो चौथी, पांचवी और छठवीं ये तीनों इंदिरा गांधी के समय ही की ये पंचवर्षीय योजना है, जबकि पहली, दूसरी, तीसरी जो है जवाहरलाल नेहरू के समय की पंचवर्षीय योजना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं पहले जवाहरलाल नेहरू, जबकि चौथी, पांचवी और छठवीं जो है वो इंदिरा गांधी के समय की पंचवर्षीय योजना है। इस योजना में, पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 1978 में निर्वाचित मोरारजी देसाई सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना को। सातवीं पंचवर्षीय योजना राजीव गांधी के समय पर रही है। सबसे कम उम्र के हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं ये 35 साल में। आठवीं पंचवर्षीय योजना पीवी नरसिम्हा राव के समय पर रही थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना रही थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना अटल बिहारी वाजपेयी के समय की है दोस्तों, नौवीं पंचवर्षीय योजना। और 10वीं जो है अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय की है, नौवीं और 10वीं। जबकि हम बात करते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की, तो 11वीं और 12वीं मनमोहन सिंह की है। फिर तो पंचवर्षीय योजना का समापन कर दिया गया था, उसकी जगह पर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। अगला है दंडारी गुसाड़ी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो आपका है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कहाँ से? तेलंगाना से। आदिलाबाद आर सेलिब्रेटिंग द दंडारी गुसाड़ी फेस्टिवल। डंडा नृत्य छत्तीसगढ़ राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, याद रखेंगे डंडा नृत्य। यह नृत्य को सैला नृत्य भी कहा जाता है, डंडा नृत्य को। 2023 में हॉकी का जो विश्व कप है पुरुष का, ये कहाँ पर हुआ था 2023 में? तो ये आपका वहाँ कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में किया गया था, और बिरला मुंडा इंटरनेशनल स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम जो है राउरकेला उड़ीसा, यहाँ किया गया था 13 से 29 जनवरी के बीच 2023 में। हॉकी का विश्व कप 2023 का चैंपियन रहा है इसमें जर्मनी, जो कि जीता है, चैंपियन है। उप विजेता हमारा कौन सा है? बेल्जियम है। हुआ कहाँ था? यहाँ पर उड़ीसा भुवनेश्वर में और राउरकेला उड़ीसा। नेक्स्ट है आपके सामने हरेली फेस्टिवल और मदाई आदिवासी त्योहार कहाँ मनाया जाता है? देखो हरेली छत्तीसगढ़ का है और हरेला उत्तराखंड का है, दोनों याद रखेंगे। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का आदिवासी फेस्टिवल है, और हरेला उत्तराखंड का है। जीएसटी कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो बिल है 122 पर संविधान संशोधन विधेयक 2014 में बना था, और 101 संविधान संशोधन एक्ट 2016 के तहत इसको लागू किया गया था। द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन के बाद संविधान 101 पर संशोधन अधिनियम 2016 को 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी इसकी दी गई थी। नेक्स्ट है PbSO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो ये लेड सल्फेट है, PbSO4। जीएसटी के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं? तो जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो भैया, सबके बारे में हम जानते हैं। आइए, पहला है कि आपका इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत वस्तु और सेवा कर। स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स, राज्य वस्तु और सेवा कर। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर। और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर। ये 4 प्रकार के आपके जीएसटी हैं। प्राथमिक जीएसटी स्लैब वर्तमान में 0% है, शून्य। उसके बाद 5, 12, 18 और 28, ये परसेंटेज याद रखना कि 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के टैक्स लगते हैं हमारे। कौन कौन से? 0, 5, 12, 18, 0, 5, 12 और 18, ठीक है। 0, 5, 12, 18 और 28 लास्ट में ये है। इसके अतिरिक्त कुछ कम उपयोग की जाने वाली जीएसटी दरें हैं, जो कि 3% और 0.25% है। भारत में 2022 में महान्यायवादी, ठीक है, कौन थे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 के तहत चुने जाते हैं, क्योंकि वेणुगोपाल, जो कि 30 जून 2017 से 30 सितंबर 2022 तक महान्यायवादी रहे हैं, ठीक है। इस समय कौन है? रंगराजन जी हैं। भारत के वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल हैं वो हैं आर वेंकट रमणी। कौन है? आर वेंकट रमणी। पहले कौन थे? के वेणुगोपाल। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जून 1909 को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की शुरुआत हुई थी।
यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, कब? 15 जून 1909 में। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस 1909 से 1965 तक हुई है, और इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस जो है वो 1965 से 1989 को हुई है। 1965 में इसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन कर दिया गया, और 1987 में इसका वर्तमान नाम अपनाया गया है। चलिए अगला आपके सामने है कि 1956 में रुक्मणी अरुंडेल को कौन सा अवार्ड मिला? तो 1956 में रुक्मणी अरुंडेल को पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था 1956 में। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1967 में दिया गया था इनको, जो कि भरतनाट्यम की नर्तकी से संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुंडेल को। तमिल में साधारण हलवाई को क्या कहा जाता था? तो साधारण हलवाई को उड़वार कहा जाता था। क्या कहा जाता? उड़वार। ठीक है। भूमिहीन मजदूर जिसमें दास भी शामिल है, कैडिसियार और अधिमई कहलाते हैं। तमिल में बड़े भूस्वामियों को हम बेल्लला कहा जाता है। तमिल में जितने भी बड़े भूस्वामी हैं इनको हम बेल्लला कहते हैं। नेक्स्ट है कि प्रतिवर्ष पार्श्व गायिका कौन है? प्रतिष्ठित जो पार्श्व गायिका कौन है जिन्हें 19 भाषाओं में 10,000 से अधिक गाने गाए हैं और 2023 में उनका पद्म भूषण अवार्ड मिला है? तो ये हमारे बाड़ी जयराम, जिसमें बहुत लोकप्रिय हिंदी नंबर 1 बोले रे पपिया भी शामिल है। महात्मा गांधी 1919 में रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया था? क्योंकि इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया गया था, इसलिए उन्होंने रोलेट एक्ट का विरोध किया था। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, जबकि समुद्र तट रेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लक्षद्वीप है। सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश 96.11% लक्षद्वीप है। सबसे कम जो साक्षरता दर है वो दादर और नागर हवेली की देखने को मिलती है। कोविड-19 की कोई कमेटी है, उसके हेड कौन है? उनका आया है क्वेश्चन 4th शिफ्ट में। देखिए किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो अभी मैंने बताया लक्षद्वीप की है। कितनी है? 96.11% है लक्षद्वीप की साक्षरता दर। अगला है हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड से, जो कि 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार, उसके बाद मौलिक कर्तव्य किस में है? 36 से 51 तक हमारे मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। नहीं, ये 51A में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, अनुच्छेद 51A में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से बनाए गए थे ये। संसद के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? संसद के अनुच्छेद आपके 79 से लेकर 122 तक हैं। और हम संसद की अगर बात करते हैं तो हमें भाग 5 में देखने को मिलता है हमारा संसद। ठीक है। 8वीं वार्षिक योजना कब लागू की गई थी? कब से कब तक? तो ये 1992 से लेकर 1997 तक। PV नरसिम्हा राव उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। उनके समय पर 8वीं पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, जिसमें कि मानव संसाधन का विकास से संबंधित बातें की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये सभी शिफ्ट के क्वेश्चन कर लिए हैं 20 तारीख के, जितने बजे मिले हैं उस हिसाब से मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगले शिफ्ट 21 तारीख की शिफ्ट थी ये, अब मैं अगली शिफ्ट के साथ मिलूंगा। थैंक यू, जय हिंद।